गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे समतल का सदिश रूप। अभी तक हमने जो पिछले वीडियो में देखा था वो था समतल का कार्तीय रूप। आज हम देखेंगे सदिश रूप। सबसे पहले देखेंगे समतल का अभिलंब रूप। मान लीजिए कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है और ये कोई आकाश में एक समतल है। मान लो मूल बिंदु से उस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई p है। मान लो हम यहाँ से एक लंब डालते हैं, ये लंब की लंबाई p है। हम पहले भी देख चुके थे कार्तीय रूप में। समतल का अभिलंब रूप आप पहले भी देख चुके हो कार्तीय रूप में। अभी हम देख रहे हैं सदिश रूप में। या बगल में लिख भी सकते हैं। अभी हम जो देख रहे हैं वो सदिश रूप है। अभिलंब रूप का सदिश रूप देखने वाले हैं। तो यहाँ पर भी सेम कार्तीय रूप के जैसा मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई p है। वहां पे भी p रहता था, p माने थे। अब वहां पे हम माने थे इस लंब का दिक् को ज्या, LMN कार्तीय रूप में। लेकिन अभी सदिश रूप में दिक् को ज्या की जरूरत नहीं है। सदिश रूप में इस लंब का इकाई सदिश जरूरत है। तो मान लो ये जो लंब है वो m मान लेते हैं इसको हम। मूल बिंदु से समतल पर डाला गया लंब OM जिसकी लंबाई p है। और इस लंब का इकाई सदिश, इस लंब का इकाई सदिश n कैप है। मान लो मात्रक सदिश, इकाई सदिश, मात्रक सदिश जो भी बोलो आप, इस लंब का इकाई सदिश n कैप है। तो मात्र दो चीज दिया होना चाहिए। एक तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p और दूसरा उस लंब का मात्रक सदिश। तो उस समतल का समीकरण होता है सदिश r डॉट n कैप इक्वल टू p। ये समतल का अभिलंब रूप है। अब हम देखेंगे समतल का व्यापक रूप। चूंकि इकाई सदिश n कैप बराबर होता है सदिश n वेक्टर n बाय वेक्टर n का मॉड। ये फार्मूला आपको याद है? याद नहीं है तो याद कर लेंगे। n कैप इक्वल टू n सदिश बाय n सदिश का मॉड। इस वैल्यू को यहाँ ऊपर वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वेक्टर r डॉट n कैप की जगह हम इसको रख दो n वेक्टर बाय n वेक्टर का मॉड इक्वल टू p। अब ये n वेक्टर का मॉड को ट्रांसफर कर देंगे, इधर आएगा तो वो हो जाएगा r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर n और p पहले से है p। अब हम जानते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर n को केवल n से भी डिनोट करते हैं। तो इसको केवल n लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये नेक्स्ट लाइन वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू n p। क्यों लिखे ऐसा हम? क्योंकि आप जानते हो कि वेक्टर n में अगर मॉड लगा दें तो वेक्टर खत्म हो जाता। अभी क्या है? ये सदिश है। सदिश में जैसे ही मॉड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो अदिश। और अदिश के लिए कैसे लिखते हैं? केवल n। n के ऊपर में वेक्टर नहीं रहेगा। सदिश रहता है तभी n के ऊपर में वेक्टर लिखते हैं। तो ये लिखने का तरीका है। आप केवल n लिखो तो भी वही मतलब है और वेक्टर n लिख के मॉड लिख दो तब भी वही मतलब है। इसीलिए हमने इसको ऐसा लिखा। अब n और p दोनों कांस्टेंट है, दोनों इनटू होके कोई एक नया चीज बन जाएगा। मान लो उसको लिखते हैं हम q। तो ये हो जाएगा वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू कोई नया लेटर लिख दी q, या और कुछ लेमडा वगैरह कुछ लिखना चाहते हो, हमने q लिखा मान लो। तो इस प्रकार जो इक्वेशन बना अभी, ये कहलाता है समतल का व्यापक रूप। अब समतल के व्यापक रूप और अभिलंब रूप दोनों में देखने पर कुछ अंतर हैं। ध्यान दीजिएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको। ठीक है, यहाँ भी रहेगा r वेक्टर, यहाँ भी रहेगा r वेक्टर। अभिलंब रूप में n कैप रहेगा और व्यापक रूप में n का वेक्टर रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा। इक्वल टू के इधर भी कोई कांस्टेंट p है और इक्वल टू के इधर कोई भी कांस्टेंट q है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो q दिख रहा है वो इस लंब की लंबाई नहीं हो सकती, लेकिन जो p लिखा है वो लंब की लंबाई है।
तो इक्वल टू के इधर लंब की लंबाई कब कहलाएगा? जब समतल अभिलंब रूप में लिखा है तो इक्वल टू के इधर जो होगा वो लंब की लंबाई है। आप इक्वल टू के इधर जो लिखा है उसको देख करके लंब की लंबाई नहीं बोल सकते, मतलब क्यों जल्दी में आप लंब की लंबाई बोल सकते हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इक्वल टू के इधर पी है कि क्यू है, मतलब पी और क्यू दोनों समान संख्या भी हो सकता है। मान लो यहाँ 5 लिखा है और यहाँ भी 5 लिखा है, तो 5 देख के कैसे पहचानोगे कि इक्वल टू 5 जो लिखा है वो लंब की लंबाई है? कैसे पहचानोगे? लेफ्ट को देखना पड़ेगा। तो लेफ्ट में जो रूप है वो एन कैप के रूप में होना चाहिए, तब तो वो 5 लंब की लंबाई कहलाएगा। और एन वेक्टर के रूप में है तो लंब की लंबाई नहीं कहलाएगा। ठीक है, ऐसा ही हम कार्तीय रूप में भी देख चुके थे। अभी मैं बता रहा हूँ उसको, थोड़ा सा पिछले चीजें याद दिला रहे हैं। कार्तीय रूप में याद कीजिए कैसा होता था समतल का समीकरण, पहले हम देख चुके हैं। कार्तीय रूप में समतल का समीकरण होता था LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P तथा AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0। प्लस D इधर रहेगा तो भी ठीक, उधर ले जाओगे तो वो माइनस D हो जाएगा। ये दोनों एक ही चीज है। तो ये देखो, ये अभिलंब रूप कहलाता था पहले और ये व्यापक रूप कहलाता था। कंपेयर कीजिए कि अब अभिलंब रूप के लिए क्या होता था और व्यापक रूप के लिए क्या होता था। ये कार्तीय में अभिलंब रूप कहलाता है और ये कार्तीय में व्यापक रूप कहलाता है। और अभी अभी इन दोनों का सदिश रूप देख चुके हो आप। ठीक है, तो उस प्रकार से आप सदिश रूप में अभिलंब और व्यापक देखे थे अभी, और पूर्व में देख चुके हो ये। अब यहाँ पे भी देखिए, इक्वल टू के इधर लंब की लंबाई कहलाता है P जब लेफ्ट साइड LMN के रूप में हो, दिक्वज्या के रूप में हो। और इक्वल टू के इधर मान लो माइनस डी है, या माइनस डी को कोई नया लेटर लिख दिए, एम कुछ भी। इक्वल टू के इधर डी है समझिए, इक्वल टू के इधर पी है। तो इक्वल टू के इधर लंब की लंबाई कब कहलाएगा? जब लेफ्ट दिक अनुपात के रूप में ना हो, दिक्वज्या के रूप में हो। तो ए बी सी दिक अनुपात के रूप में है तो राइट साइड लंब की लंबाई नहीं होगा, और एल एम एन के रूप में है तो राइट साइड होगा। तो ये क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा आप लोग को। अब देखिए, इस चित्र में मूल बिंदु से समतल पर डाले की लंबाई p है। ये सदिश रूप में भी p यूज करोगे और कार्तीय रूप में भी। लेकिन इस लंब की लंबाई का इकाई सदिश पता हो तो वो सदिश रूप में मिलेगा, और इसके जगह में अगर LMN पता हो तो इसका दिक्वज्या पता हो LMN, तो समीकरण प्राप्त होगा कार्तीय रूप में। ठीक, तो इन सबको कंपेयर करके याद कीजिएगा कि सदिश रूप में क्या होता है, अभिलंब रूप में क्या होता है सदिश का, कार्तीय का, व्यापक का सदिश क्या होता है, कार्तीय क्या होता है। तुलनात्मक रूप से याद करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम देखेंगे उस समतल के समीकरण का सदिश रूप जो किसी बिंदु सदिश A से गुजरता है। ठीक है, अभी पहले बिंदु x1 y1 z1 देता था कार्तीय रूप में, अब सदिश रूप में खाली एक सदिश दिया रहेगा। तो एक सदिश A से गुजरता है तथा एक दिए हुए सदिश n सदिश पर लंब है। मात्र दो चीज दिया रहेगा, किस बिंदु से गुजरता है और कौन से सदिश पर लंब है। तो उसका समीकरण होता है सदिश R माइनस सदिश A, ब्रैकेट में रहेगा, बाहर डॉट n सदिश इक्वल टू 0। यहाँ A क्या है, जिस बिंदु से गुजर रहा है वो समतल, और n सदिश क्या है, जिस सदिश पर लंब है। ये दोनों चीज पता होने पर आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। इसको हम कार्तीय रूप में कैसे देख चुके हैं याद कीजिए, परंतु पूर्व में हम कार्तीय रूप भी देख चुके हैं। कार्तीय रूप आपको याद आ रहा होगा। तो इसको हम सदिश को कार्तीय में बदलते हैं। क्या आप पहले उसको देखे थे या नहीं देखे, उसको ध्यान से समझना है। तो कार्तीय रूप में एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता है, और सदिश रूप में केवल सदिश ए, सदिश एन, सदिश आर, इस प्रकार से। तो इसका भी कार्तीय रूप, इसका भी कार्तीय रूप, इसका भी कार्तीय रूप लिखेंगे तो पूरे समतल का कार्तीय रूप मिलेगा। और किसी सदिश का त्रिविमीय रूप जानते हैं, आई जे के फॉर्म में होता है, तो इसको हम लिखेंगे आर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये क्या हो गया, आर का मान। सदिश रूप में आर सदिश बोल रहे हो,
और कार्तीय रूप में ऐसा बोलते हैं। उसका त्रिविमी रूप, आर सदिश का त्रिविमी रूप मान लो ऐसा है। फिर माइनस का माइनस, फिर दूसरे ब्रैकेट में सदिश ए का त्रिविमी रूप। सदिश ए क्या चीज है? जिस बिंदु से गुजर रहा है। तो हम कार्तीय रूप में याद करो, किसी बिंदु से गुजरता था उसको क्या माना करते थे? x1 y1 z1 से गुजर रहा है। तो अब ए के वैल्यू को हम x1 y1 z1 के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको सेम लिख सकते हो, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और ये दोनों एक बड़े ब्रैकेट में है और बाहर क्या है? डॉट। तो यहाँ पे फिर डॉट और एन वेक्टर। एन वेक्टर का भी त्रिविमीय रूप लिखते हैं। मान लो वो है कैपिटल AX प्लस कैपिटल BY प्लस कैपिटल CZ, ये इसका रूप इक्वल टू 0। अब इसको हम इससे गुणा कर दें तो आपको पूर्व में जो कार्तीय रूप याद है वो मिलेगा। तो इस बड़े ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, आई को एक साथ, जे को और के को। तो आई को एक साथ करते हैं तो क्या होता है? x माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x1 i कैप प्लस जे को एक साथ करो तो y माइनस y1 z कैप। z को एक साथ करेंगे तो z माइनस z1 k कैप। ये बड़ा ब्रैकेट सॉल्व हुआ। डॉट बाहर में जो भी है सेम, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0। अब डॉट में पता है, जो लोग डॉट पढ़े हो, सदिश का डॉट गुणन और क्रॉस गुणन तो याद आ रहा होगा। डॉट में क्या होता है? आई के साथ डॉट होता है, जे के साथ डॉट होता है, के के साथ होता है। अच्छा, हमने एन सदिश लेते समय गलत कर डाले। एन सदिश रूप में आई जे के फॉर्म लेना, तो यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड जल्दी में लिख डाला हूँ। ये होगा ए आई कैप, वाई जे कैप और जेड सी के कैप। ठीक है, तो एक्स वाई जेड को हम आई जे के में सुधार लेंगे। अब देखिए, ये पहले ब्रैकेट में है डॉट, ये दूसरे ब्रैकेट में है। तो इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से इनटू करना है। तो आपको पता है कि डॉट में आई के साथ, जे के साथ, के के साथ होता है। तो इसमें आई का गुणांक क्या है? x माइनस x1। इसमें आई का गुणांक क्या है? a। तो a का इससे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा a x माइनस x1 प्लस, अब j का काम करते हैं, j का j से, तो y माइनस y1 और b। तो b को आगे लिखो चाहे पीछे। फिर इसका इसके साथ करोगे तो c z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ये सूत्र आप पहले देख चुके हो, याद आ रहा है कौन सा है ये उस समतल का कार्तीय रूप है जो किसी बिंदु x1 y1 z1 से गुजरता है और उस समतल के अभिलंब गति का अनुपात मान लो ABC है। तो कंपेयर करके मैं बताया अभी, ताकि आपको पता चल जाए कि ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। बस ये एक सदिश रूप में लिखा है और इसको पूर्व में कार्तीय रूप में देख चुके हो। तो आज हम सदिश रूप देख रहे हैं उनका जिनको आप पहले कार्तीय रूप में देख चुके हो। तो समतल के कार्तीय रूप में देखने के बाद उसका कुछ संबंधित एग्जाम्पल देखे थे। अब आज हम सदिश रूप देखेंगे, तो इस सदिश रूप से संबंधित एग्जाम्पल देखेंगे। सदिश रूप में और डिटेल में दिया हुआ है जो आपको नहीं देखना है, क्योंकि अभी के सिलेबस में लिख दिया है कि दो समतलों के बीच का कोण नहीं देखना है। ठीक है, किसी बिंदु से किसी समतल की दूरी भी नहीं लिखा है, वो भी नहीं देखना है। तो मैं जितना बता रहा हूँ उतने को आप ध्यान से देखिए और उतने से संबंधित क्वेश्चन करिए। हाँ, अगर आपके पास समय है तो एक्स्ट्रा चीज़ें और देखना चाहोगे जो सिलेबस में नहीं है तो भी आप देख सकते हो, लेकिन अभी हम क्लास में एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं देखेंगे। एक एग्जाम्पल है, उस समतल का सदिश रूप ज्ञात कीजिए जो उस बिंदु से गुजरता है जिसकी स्थिति सदिश इतनी है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है। मतलब ये क्या चीज है? सदिश ए। अभी हमने जो फार्मूला देखा किसी बिंदु से गुजरने वाला, तो वहां पे सदिश ए से गुजरता है, तो ये सदिश ए है। और एक अन्य सदिश पर लंबवत है, 4i कैप 2j कैप माइनस 3 के कैप पर लंबवत है बोला है। तो जिस पर लंब होता है उसको हम क्या माने थे? सदिश एन। तो बस दो चीज दिया होना चाहिए समतल का सदिश रूप ज्ञात करने के लिए, किस बिंदु से गुजरता है तो वो ये है, और किस सदिश पर लंब है तो ये है। तो ये दोनों चीज पता है तो आप समतल का अभिलंब रूप, समतल का जो सदिश रूप है वो निकाल सकते हो।
ठीक है। कभी कभी इसका कार्तीय रूप भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका कार्तीय रूप भी, हालांकि यहाँ पे नहीं पूछा है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोनों को कंपेयर करके एक साथ देख भी लेते हैं हम। यहाँ दिया है सदिश ए बराबर और सदिश एन बराबर। सदिश ए बराबर क्या होता है, जिस बिंदु से गुजर रहा है वो, और सदिश एन बराबर जिस सदिश पर लंब है वो। तो इन दोनों का मान यहाँ रख देते हैं। अब समतल के सूत्र में इन मानों को रखेंगे। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू पुट करते हैं अभी। अब मान रखते हैं, तो यहाँ पर आर का आर ही रहेगा। ए की जगह में जिस बिंदु से गुजरता है, तो ए का वैल्यू जो भी है देखो ये यहाँ रख दिए ए का वैल्यू, और डॉट एन सदिश, तो एन सदिश का वैल्यू जो दिख रहा है वो यहाँ रख दिए। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया समतल का समीकरण। ठीक है। तो समतल का समीकरण बिल्कुल छोटा सा कम नंबर का पूछा जाता है आपको, क्योंकि डायरेक्टली फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। अब ये जो मिल चुका, इसका कार्तीय रूप भी बनाना है आपको, ये कहा गया है। तो कार्तीय रूप बनाने का दो तरीका है। एक तो डायरेक्ट कार्तीय रूप का सूत्र जो पता है उसमें रखो, या जो सदिश रूप मिल चुका है उसी को आगे बढ़ाओ तो कार्तीय रूप मिलेगा। तो हम ये जो समतल का सदिश रूप मिल चुका है इसी को आगे बढ़ा के हम कार्तीय रूप प्राप्त करते हैं। सदिश रूप को कार्तीय रूप में बदलने के लिए हमेशा जो सदिश आर है अज्ञात राशि, उसके जगह में हम हमेशा रखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हमेशा जब भी सदिश को कार्तीय में चेंज करना है तो इस आर का वैल्यू रखेंगे हम वही। तो आर के जगह में हमने रख दिया इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, माइनस के बाद जो सेम है वो, डॉट के बाद जो सेम। अब बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, आई आई को एक साथ, जे जे को, के को एक साथ, तो जो मिलेगा उसको फिर उसके साथ डॉट करेंगे। तो ये हो जाएगा आई आई को मिलाने पर एक्स माइनस 2 आई के। इसके बाद आगे आई का आई के से, जे का जे से, के का के से डॉट होगा। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2, 4x माइनस 2। और आपको पता है कि आई का आई के साथ डॉट 1 होता है, तो यहाँ पर आई स्क्वायर नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा ना। आई का आई के साथ डॉट, यानी कि आई के गुणांक का आई के गुणांक के साथ डॉट, तो 4x माइनस 2। इसी प्रकार से जे और के का भी कर लो, तो जे और के का भी इस प्रकार से हो जाएगा। अब बाहर के 4 को अंदर ले जाके इंटू करेंगे, तो इस प्रकार से जो समीकरण प्राप्त होगा वही समतल का व्यापक रूप होगा कार्तीय फॉर्म में। गुणा होने के बाद इस प्रकार से होगा, इस प्रकार गुणा होने के बाद ये होगा। अब एक्स वाई जेड को एक साथ लिखोगे तो 4x प्लस 2y माइनस 3z, और तीनों कांस्टेंट को एक साथ, इन तीनों कांस्टेंट को एक साथ कैलकुलेट करोगे तो -5 उधर जाएगा तो +5। इस प्रकार जो मिला ये समतल का व्यापक रूप है। जब कार्तीय फॉर्म में पूछा जाएगा तो ऊपर सदिश रूप में देख चुके हो, वहां तक उसको कार्तीय रूप में चेंज करना है। तो ये अब कभी कभी पूछा जाता है बच्चों कि समतल के समीकरण को देख के बताइए कि ये व्यापक रूप में है कि अविलंब रूप में है। तो कैसे पहचानेंगे, क्योंकि दोनों देखने पर तो एक जैसा लगता है, कुछ कैलकुलेट करने पर ही पता चलता है कि वो किस फॉर्म में है। अर्थात ये LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P के रूप में है कि AX प्लस BY प्लस CZ इक्वल टू D के रूप में। अगर इस रूप में है तो इसको कहोगे व्यापक रूप, इस रूप में है तो कहोगे कि वो अविलंब रूप। तो 2, 3 और -6 के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये 2, 3, 6 LMN है तो अविलंब रूप, और ABC है तो कार्तीय, ABC है तो व्यापक रूप। अविलंब रूप, व्यापक रूप, ये दोनों में अंतर समझना है अभी। तो अगर 2, 3 और -6 का स्क्वायर करेंगे, अगर एक आता है, स्क्वायर करके जोड़ेंगे, एक आता है तो वो अविलंब रूप है, और एक नहीं आता है तो वो व्यापक रूप है। क्योंकि आप जानते हो कि LMN के वर्गों का योग क्या होता है, 1। चूंकि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो अगर इनके गुणांक जो दिख रहे हैं उनका वर्गों का योग 1 आ गया तो वो अविलंब रूप में है। तो करके देखिए क्या इनके वर्गों का योग 1 आ रहा है, तो नहीं आ रहा है।
तो इसलिए क्या है, ये व्यापक रूप है। लेकिन यदि अगर हम व्यापक रूप को बदल के कुछ दूसरा लिख दें और पता करें कि ये अभिलंब रूप है कि नहीं, अगर मैं दोनों साइड 7 का भाग कर दूं तो ये समीकरण चेंज होके कैसा हो जाएगा, वो बन जाएगा 2/7x 3/7y ऋण 6/7z इक्वल टू 5/7। अब इनके गुणांकों को, x का गुणांक जो दिख रहा है y का और z का, उनके वर्गों का योग निकालते हैं और देखते हैं कि एक आता है कि नहीं। तो 2/7 का वर्ग 3/7 का वर्ग ऋण 6/7 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4/49, 9/49 और ये 36/49, लघुत्तम 49, ऊपर भी जोड़ेंगे तो 49, यानी एक आ रहा है। अर्थात ये जो दिख रहा है वो अभिलंब रूप है। अब ये कौन सा रूप हो गया, अभिलंब रूप, और ये कौन सा रूप हो गया, व्यापक रूप, क्योंकि इनके गुणांकों का योग एक आ रहा है, मतलब ये एल एम एन है, इसलिए ये अभिलंब रूप, और ये गुणांकों का वर्गों का योग एक नहीं आ रहा है, इसलिए ये व्यापक रूप है। आप करके देख भी सकते हो यहाँ पे। इसको पहचाने तो 2 का वर्ग 3 का वर्ग ऋण 6 का वर्ग जोड़ते हैं तो 4 9 36 यानी कि 49 आता है, और 49 क्या है, नॉट इक्वल टू 1, इसलिए वो व्यापक रूप है। तो अभी हमने जो बताया उसको ये पहचानने के लिए कि देख के आप कैसे पहचानोगे कि ये जो इक्वेशन दिख रहा है समतल का, वो व्यापक रूप में है कि अभिलंब रूप है, तो वो आप आसानी से समझ चुके हो। अगला एग्जाम्पल है, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 इकाई की दूरी पर है। मतलब मूल बिंदु से समतल पर डाला गया लंब 7 है, यानी जो हम सूत्र में देखते थे P वो 7 है, तथा सदिश 4ik + 2jk - 3kk पर लंब है। इस सदिश पर लंब है, मतलब ये क्या है, सदिश n है। तो ये दोनों चीज दी हैं और आपको सदिश का समीकरण पता करना है समतल का। हम जानते हैं कि समतल का समीकरण सदिश r डॉट सदिश n कैप इक्वल टू p, जहाँ पे p लंब की लंबाई है। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है देखिए, इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या पता है। यहाँ सदिश n पता है, n कैप नहीं पता है। इस सदिश पर लंब है बोला, मतलब वो क्या है, सदिश n। तो सदिश n क्या है देख लीजिए, 4ik + 2jk - 3kk, और लंब की लंबाई p दिया है, वो कितना है, 7। तो ये दोनों मान पता है, लेकिन हमको तो चाहिए n कैप। तो n कैप पता है आपको, n कैप कैसे निकालते हैं, n कैप का फार्मूला होता है वेक्टर n बाय वेक्टर n का मॉड। तो n कैप मिल जाएगा और उसको यहाँ रख देंगे तो आपको हल भी मिल जाएगा। तो आप निकालते हैं n कैप, इन दोनों का मान रख के निकाल पाओगे। तो वेक्टर n तो लिख दिए सेम जो भी दिया है। अब वेक्टर n का मॉड कैसे निकालते हैं, याद आ रहा होगा आपको। तो किसी भी सदिश का मापांक यानी कि किसी भी वेक्टर का मॉड निकालते हैं रूट और उनके i j k के गुणांकों के वर्गों का योग। तो रूट के अंदर क्या लिखेंगे, i का गुणांक कितना है, 4, तो 4 का वर्ग, देन j का गुणांक कितना है, 2, तो 2 का वर्ग, k का गुणांक -3 है तो -3 का स्क्वायर। इस प्रकार से इसका वर्ग करके जोड़ देंगे, जो आएगा वही आपका n कैप होगा। तो इनका वर्गों का योग करके देखते हैं तो 16 4 20 और 9 29, नीचे में आएगा √29। √29 को तीनों में डिवाइड कर दो तो i j के अलग अलग इस प्रकार से होगा, तो n कैप हो जाएगा इतना। अब इस n कैप का वैल्यू और p का वैल्यू रख देते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में, तो समतल का समीकरण हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका समतल का समीकरण। अब ये तो हो गया सदिश रूप में समतल का समीकरण। अब आगे पूछ सकता है कि इसका कार्तीय रूप भी पता कीजिए। तो कार्तीय रूप के लिए जस्ट ऊपर बता चुके हैं, इस r के जगह में रखना पड़ेगा आपको xik + yjk + zkk। तो पूरा जो वेक्टर फॉर्म है वो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज हो जाएगा, कार्तीय रूप में बदल जाएगा। तो आप होमो भी करके देख सकते हैं। इसके लिए वही r के जगह में हम ये रख देंगे। अब डॉट है तो i का i के साथ कर देते हैं, j का j के साथ, k का k के साथ। याद रखिएगा i का i के साथ डॉट 1, इसके गुणांक को इसके गुणांक के साथ गुणा करना है। तो इसका गुणा होगा कितना, 4x बाय √29, ये i का गुणांक, प्लस फिर j और k का भी ऐसे ही कर सकते हो।
तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद √29 का लघुत्तम निकाल के 7 के साथ गुणा कर दो, तो इस प्रकार जो मिला वो कार्तीय रूप है। याद रखना कार्तीय रूप मतलब एक्स वाई जेड के फॉर्म में रहेगा, और वेक्टर रूप मतलब वेक्टर रहेगा, वेक्टर एक्स, वेक्टर वाई, वेक्टर आर, वेक्टर एन, इस टाइप का रहेगा। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी देखोगे दोनों को एक साथ तुलनात्मक रूप से याद रखेंगे। इस प्रकार आज हमने देखा समतल का कुछ उदाहरण। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अगला टॉपिक सरल रेखा, और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे सरल रेखा से, जिसमें समतल का भी यूज़ होगा, इसलिए समतल के सूत्रों को भी आप याद रखिएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।